नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सुशांत सुमन जी, जिन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग क्लियर किया है। इन्होंने इस एग्जामिनेशन में रैंक 38 हासिल की है। स्वागत है सुशांत जी आपका स्टडी आईक्यू पर और आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू दिव्यांशी फॉर योर रिगार्ड्स। सुशांत, अभी आपने इतनी बेहतरीन रैंक हासिल की है इस एग्जामिनेशन में, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो अभी तक की जर्नी रही है, जो पढ़ाई रही है, वो आप हम सभी के साथ शेयर करें। बेसिकली मेरी प्राइमरी एजुकेशन नवादा डिस्ट्रिक्ट से हुई है, बिहार से। मैंने क्लास 10th नवादा से ही किया, सीबीएसई बोर्ड से 2009 में। फिर मैंने क्लास 12th गया डिस्ट्रिक्ट से किया, सीबीएसई बोर्ड से 2011 में। देन आई डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईएसटी शिवपुर इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2016. Then I worked in private firm as I got in the campus placement, and I worked there for in and around 9 months. Then I resigned from there, and I started preparing for GATE. I prepared for approx 1 year. Then I did my MTech from IIT SM Dhanbad in structural engineering, and currently I am working in Rail Vikas Nigam Limited, a railway PSU. Meanwhile, I have given the BPSC exam, which I have got 38 rank. So that's the journey in a short term. सुशांत, आपने बताया कि आप 9 महीने तक एक प्राइवेट फर्म में रहे, उसके बाद फिर आपने एमटेक किया आईआईटी धनबाद से। उसके बाद आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ जो माइंडसेट था प्राइवेट फर्म को छोड़ने का, उसके बाद फिर एमटेक ज्वाइन करना, अभी आप जिस तरीके से रेल विकास निगम में कार्यरत हैं, क्या माइंडसेट था वहां से लेकर अभी तक का? जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया, तो जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तो उस टाइम पे जो जनरल लोगों का होता है, मैंने भी जो कैंपस में जो जॉब लगी वो मैंने ज्वाइन कर लिया। लोगों का होता है कि हाँ पहली जॉब है तो करना चाहिए, तो मैंने ज्वाइन किया। उस समय मेरा ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कि हाँ मैंने पहले से रिज्यूम कर रखा था कि जॉब में नहीं करना है या निकल आना है, तो ऐसा मैंने कुछ एज्यूम नहीं कर रखा था। मैंने जॉब ज्वाइन किया, फिर मैंने वहाँ कुछ दिन काम किया। मुझे वहाँ का वर्क कल्चर सही नहीं लगा, और मेरे जो एम्बिशंस थे वो वहाँ रह के मुझे लगा कि पूरे नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं कुछ और ट्राई कर लूँ। अभी तो मेरे पास टाइम है, तो बेटर है कि मैं कुछ और ट्राई कर लूँ और इंजीनियरिंग सर्विसेज या पब्लिक सेक्टर या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स पे ट्राई करूँ। अगर हो जाए तो बेटर है। सुशांत, आपने जैसे कहा कि पहली जॉब लगी और आप वो जॉब करने लगे। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जहां पे प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा एवरीडेली अवेलेबल नहीं रहते, और अगर मिलते भी हैं तो लोग ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाहते हैं। तो क्या यही एक मोटिव था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना है, आपने वो जॉब छोड़ी और फिर आप तैयारी में लग गए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में जॉब लगना भी काफी डिफिकल्ट है। मैं एक अच्छे कॉलेज से था, तो और हमारे कॉलेज में सिविल का कंपनी जाती थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट हुआ कि मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली 2-3 कंपनीज में ट्राई करने को। तो अल्टीमेटली आई गॉट सिलेक्टेड इन वन। बट मैंने ट्राई करके देखा कि मुझे लगा कि यहाँ का जो मेरे जो गोल्स है, मैं जो आज से 10 साल 20 साल बाद खुद को जहाँ पे देखना चाहता हूँ, वो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए, ये नहीं कुछ और ही ट्राई करता हूँ। ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि बीपीएससी में ही आना है या कहीं और जाना है, बस उसको नहीं करना था, कुछ और ट्राई करना था। तो ये मैंने कुछ ट्राई करने के लिए सोचा, और जो हुआ सो। सुशांत, आपने अपना आंकलन किया और आपको पता था कि 10 से 20 साल बाद आपको क्या करना है, और उसका रास्ता आपने वहां से खोजना शुरू किया, और आज मुझे लगता है आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां आप अपने आप को 10 साल बाद देखना चाहेंगे। नहीं, ऐसा अभी मतलब लाइफ तो ऐसा है कि स्टेगनेंट नहीं है। मतलब हमेशा अपने आप को कुछ बेटर की ओर, जहाँ पे अभी हूँ और इससे जहाँ पे जाने वाला हूँ, कोशिश करूंगा इससे कुछ और अगर बेटर हो। लाइफ में हमेशा आदमी को बेटर करने की सोचना चाहिए। अगर जहां भी है, अगर आप उससे कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, हर दिन कुछ नया कर सकते हैं, तो यही यही कोशिश रहेगी। सुशांत, एग्जामिनेशन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए अपनाई, लेकिन उससे पहले जो भी सिविल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं उनकी तरफ से ये प्रश्न है। जब वो सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, उनके पास प्राइवेट कंपनीज में जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। या तो वो गेट की तैयारी करते या फिर अलग अलग स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते, जैसे कि बीपीएससी। अब क्या माइंडसेट होना चाहिए उनका अगर वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, और कॉलेज के साथ साथ ही किस तरीके से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि बहुत ज्यादा समय ना लगे और इस एग्जामिनेशन को वो क्लियर भी कर लें, एग्जामिनेशन की डिमांड को समझते हुए? अगर
आप जैसे हम लोग कॉलेज में जब इंटर करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो बस ऐसे ही कट जाता है। तो फर्स्ट ईयर में तो अपने डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स होते नहीं है, सेकेंड ईयर से डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आपको आपने ऐसा आगे सोच रखा है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट या इस तरह के कुछ एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आगे पढ़ाई करने वाले हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, उनका मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप जब जैसे ही आपका सिविल का पोर्शन शुरू हो सेकेंड ईयर से, तो आप ऐसा नहीं कि एकदम एग्जाम स्पेसिफिक उसी समय से काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड ही एकदम स्टडी करने लगे, लेकिन एटलीस्ट आप जो सब्जेक्ट्स आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक बेसिक नॉलेज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो, ये आप ध्यान दें। आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वहां से पढ़ रहे हो या आप कहीं आपने कोचिंग लगा रखी है, या आप आज तो सोशल मीडिया का है तो यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप अगर जहां से भी आप पढ़ रहे हो पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना बेसिक नॉलेज जो भी सब्जेक्ट जो कॉलेज में चल रहा है उसके साथ ही साथ आप अपना बेसिक नॉलेज ब्रश अप करते चलिए, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो उसी टाइम पे देखते चलिए। इससे क्या होगा कि अगर आप जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपको एट ए टाइम बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपने पहले से एक बेस बना रखा होगा, तो लास्ट में 6 मंथ्स 1 ईयर में आप जल्दी अटेंड कर पाएंगे जो आप अटेंड करना चाहते हैं। जैसे सुशांत जी ने बताया कि अगर आप कॉलेज में हैं और ऑलरेडी आप सोच रहे हैं गेट है चाहे और अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, तो कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही आपके सिविल के पोर्शन शुरू होता है उसके बाद आप जब फाइनल ईयर में होंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट्स का अमेलगमेशन है उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे और वो आपको जो एग्जामिनेशन है उसमें काफी काम आएंगे। अब हम बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन की। सबसे पहले आप थोड़ा पैटर्न बताएं इस एग्जामिनेशन का। पैटर्न ऐसा है कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। अभी पैटर्न कुछ बदल गया है, हम लोगों ने जिस पैटर्न पे एग्जाम दिया मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद जो नया पैटर्न जो बदला है वो भी बता दूंगा। तो हम लोगों ने जब एग्जाम दिया तो उस समय क्या होता है, 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, प्रिलिमिनरी होता है, मेंस होता है और देन इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ही आते हैं, 2 पेपर होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं। और जब आप मेंस में बैठते हैं तो मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ चेक होता है। 5 डेज में ये एग्जाम होता है, जिसमें आपके इंजीनियरिंग के 2 पेपर में डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में किया जाता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव लिया जाता है, सब्जेक्टिव भी चेक किया जाता है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। एक जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होता है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स सिविल के जो स्ट्रक्चर सॉम, और कुछ सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के लाइक थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के लाइक नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल एनालॉग, सेमीकंडक्टर, कुछ सारे ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स कुछ कुछ मिला के एक जनरल इंजीनियरिंग का ये किया जाता है। उसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट होगा, और एक जीएस का पोर्शन रहेगा जिसमें आपको जो जनरल स्टडीज जो आप किसी भी एग्जाम में देखते हो आप उसका आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, उसमें आपको सब्जेक्टिव नहीं देना होगा। और हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे। तो ये 5 दिन में चलेगा ये पेपर, ये और एक मेंस का ये स्टेज होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और 3rd स्टेज इंटरव्यू है, और उसके बाद देना फाइनली आप एक रिजल्ट जो जो होना है रिजल्ट है। अभी का जो पैटर्न है उसमें क्या है कि आपका इस एग्जाम को 1 स्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें जो प्रिलिमिनरी है उसको हटा दिया गया है, और एक ही एग्जाम है जो फाइनल स्क्रीनिंग कर देगा, जिससे ना इंटरव्यू होगा और ना कुछ प्रिलिमिनरी होगा, एक ही स्टेज होगा जिसमें और सब्जेक्टिव को भी हटा दिया गया। इसमें ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न पहले से मेंस में पड़ा था, पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव, जनरल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, वो सारे रहेंगे, बस सब्जेक्टिव का हटा के ऑब्जेक्टिव का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया गया। सुशांत जी, आपने दोनों ही पैटर्न बताए, जिस पैटर्न में आपने एग्जामिनेशन दिया और अब जिस तरीके से पैटर्न बदला है। मैं अब की पैटर्न की बात करूंगी और आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करें। क्या पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन हटा दिया गया है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है? हाँ, अब पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन हटा दिया गया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आएंगे। और सुशांत जी, जैसे पहले एग्जामिनेशन, अगर हम मेन मुख्य परीक्षा की बात करें तो 5 दिन का एग्जामिनेशन होता था, अलग अलग पेपर्स होते थे। अभी भी अलग वही पैटर्न है, अलग अलग पेपर्स होंगे अलग अलग दिन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में? हाँ, 5 दिन का एग्जाम नहीं होगा, अब 2 या 3 दिन में शायद अब कंडक्ट करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के सारे पेपर्स रहेंगे और उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। जैसे वो 100 मार्क्स का हो रहा था तो ज्यादा नंबर्स का होगा, और सब्जेक्टिव का पैटर्न, सब्जेक्टिव को पूरा एलिमिनेट कर दिया गया। सो अभी जो नए स्टूडेंट्स एस्पायर करेंगे बीपीएससी का एग्जाम देने को, असिस्टेंट इंजीनियर को,
उनके लिए यही है कि आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपको इस एग्जाम के क्लियर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा पहले के पैटर्न से प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है। ये नहीं कहूंगा कंपटीशन इजी होगा, कंपटीशन विल बी डिफिकल्ट ओनली, बट प्रोसेस आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है। आपको अब सब्जेक्टिव्स जब देने होते हैं तो थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ स्टडी की जरूरत होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव देना होता है तो थोड़ी सी बात आसान हो जाती है। ये अलग बात है, कंपटीशन भी बढ़ता है ऑब्जेक्टिव से। बिल्कुल सुशांत जी, ऑब्जेक्टिव से कंपटीशन बढ़ता है। अब हमने ये जो बदलता हुआ पैटर्न है उसको समझा। अब हम समझेंगे कि जो अलग अलग पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, उसको किस तरीके से टैकल करना है, अलग अलग सेक्शंस को किस तरीके से टैकल करना है। तो सुशांत जी आप बताएं हमें। तो सिविल इंजीनियरिंग के दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे आपके और भी एग्जाम्स में होते हैं, एसएससी जेई में या यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। पेपर 1 में आपके स्ट्रक्चर, सॉम, डिजाइन वाले पोर्शन, आरसीसी, स्टील रहेंगे। पेपर 2 में आपके इन्वायरमेंट और सॉइल, ये सब पोर्शंस रहते हैं। तो पेपर 1 और 2 जो सिविल इंजीनियरिंग में है, आपने जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, चाहे वो गेट की हो या कुछ और की हो, तो सिविल का जो बेसिक है वो तो सेम ही रहता है। तो आप टेक्निकल जहां से प्रिपेयर कर रहे हो, तो टेक्निकल आपका अगर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका और आपने एक बेसिक नॉलेज अच्छी डेवलप कर रखी है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे आपने बाकी एग्जाम से की है वैसे ही करना होगा। यहाँ पे थोड़ा बस डिफरेंस बीपीएससी में ये आ जाता है कि आपको जनरल इंजीनियरिंग पे थोड़ा वर्क करना होता है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा नहीं। जनरल इंजीनियरिंग का ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के, कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा देखने को। और इसका आपको कोई स्पेसिफिक, आप अगर कोई स्टूडेंट्स अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं चाहेंगे कि हमको एक रेडीमेड कहीं से कोई मटेरियल मिल जाए, तो वो हर कोई उपलब्ध करा देगा मटेरियल, लेकिन वो एग्जाम स्पेसिफिक फिर भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्स रेगुलर वे में कंडक्ट नहीं होते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए इजी नहीं होता है प्रिडिक्ट कर पाना। तो आपको बिट्स एंड पीसेज में थोड़े इधर से, थोड़े उधर से, थोड़े हर जगह से आपके खुद के नोट्स बनाने होंगे। तो जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन में थोड़ा मेहनत करना, और आप चूंकि इंजीनियरिंग हम लोग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जीएस के पोर्शन में काफी मेहनत करना होता है, जैसे हम लोग को करना पड़ा। तो मुझे स्टडी आईक्यू ने काफी हेल्प किया इसमें। मैं हमेशा जीएस के लिए करंट अफेयर्स के जो पोर्शंस था, वो मैंने स्टडी आईक्यू से एक ऑथेंटिक सोर्स और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे यहाँ पे चीजें मिल जाया करती थी। तो मैंने यहाँ से जीएस रेफर किया। और हिंदी और इंग्लिश तो क्वालिफाइंग होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इंग्लिश तो ऑब्वियसली ठीक ही होगा। तो हिंदी में अगर किसी किसी को प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पर, तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें जो हम लोग 10-12 तक पढ़ते हैं, समास है, करता है, सब कारक है, कुछ कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको फिर से देखनी होगी। और फिर भी आसानी है, आप उसको मतलब जस्ट क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। मैं बस यही कहूंगा कि ये जनरल इंजीनियरिंग पे थोड़ा ध्यान दे और जीएस पे ध्यान दे। सुशांत, आपने बताया कि जनरल इंजीनियरिंग को किस तरीके से ध्यान में रखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और स्पेसिफिकली वो लोग जो अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं देखे हैं, तो कैसे समझे किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने? क्या वो कॉलेज में जिस तरीके से किया है उसी तरीके से? कॉलेज में हम लोग जो स्टडी करते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी डिफरेंट होती है। आप कॉलेज में जैसे स्टडी करते आ रहे हो, सेमेस्टर में जैसे आपने पढ़ाई करी है, उस तरह से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सोच रहे हो तो वो मुश्किल है। आपको थोड़ा सा एक एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी। कुछ जो क्वेश्चन बैंक्स होंगे लगाने होंगे, कुछ मटेरियल्स जो कोचिंग के होंगे वो आपको लगाने होंगे। और अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके हर, मैंने जैसे पर्सनली जो किया कि मेरे फ्रेंड्स थे अलग अलग ब्रांचेज में, मैकेनिकल में भी फ्रेंड्स थे, इलेक्ट्रिकल में मेरा खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस लगभग सेम होता है। तो उसमें बहुत सारे चीजें मुझसे, वो मेरा रूममेट था तो मैंने उससे हेल्प ले ली। तो आप अपने फ्रेंड से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। वो आपको उस ब्रांच का है तो उस ब्रांच के बारे में उसकी एक नॉलेज आपसे बेटर होगी। तो आप अगर किसी चीज को खुद से स्टडी करने जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आपको कोई और समझा देता है, आपने कहीं कोचिंग लगा रखी है, तब तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। आपको किसी और से हेल्प ले लो जो उस ब्रांच का स्टूडेंट है। और जो भी क्वेश्चन बैंक्स है जो मार्केट में फेमस है, जो आपको जिस ब्रांच की, आप जैसे सिविल की है तो आपको उस सिविल में, जैसे मैंने खुद को जो रेफर किया गुप्ता एंड गुप्ता, मैंने देखा काफी बीपीएससी में मुझे हेल्पफुल साबित हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट थे गुप्ता एंड गुप्ता से। और भी कुछ किताबें हैं जिससे मतलब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी अलग अलग मार्केट में मटेरियल्स है, आप ऑब्जेक्टिव का क्या है, आप जितनी ज्यादा लगा के रखें वही बेटर है। कोई एक बुक आज इससे आ गया, कल किसी और से भी कुछ ये हो सकता है। तो बेटर है कि आप 2-3 तरह की जो जो अच्छी बुक्स हैं
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पीपीसी की या इंजीनियरिंग सर्विसेज की वो सब भी लगा के रखें। तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी करनी होगी, और कॉलेज की तरह वो एक सेमेस्टर में पास करने वाला जो सिस्टम होता है उस तरीका से तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता नहीं है। बेशक, जैसे सुशांत जी ने बताया कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स रेफर करें, अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर्स रेफर करें और समझें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सुशांत जी, पैटर्न इस बार बदल गया है। आपने कहा कि वैसे पहले भी बीपीएससी का किस तरीके से पैटर्न है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एग्जामिनेशन रेगुलरली नहीं होते हैं। अब की बार तो पैटर्न भी बदल गया है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो गया है? हाँ, अभी जो पैटर्न बदला है, और ये आपने सही कहा कि प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि रेगुलरली एग्जाम नहीं होते हैं। 3-4 ईयर्स क्या 5-6 ईयर्स के बाद होते हैं एग्जाम। कभी कभी अभी थोड़ा रेगुलर हुआ है, कुछ कुछ वैकेंसीज आई है तो रेगुलर एग्जाम होंगे 1-2 ईयर्स में। तो फिर भी आपको थोड़ा सा बाकी एग्जाम्स में जितना इजीली आपके पास ज्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक बल्क में अवेलेबल होते हैं, हर साल एग्जाम होते हैं तो आपके पास एक बल्क में मटेरियल अवेलेबल। यहाँ पर वो बात नहीं है, तो आपको अलग अलग सोर्सेज से थोड़ी बिट्स एंड पीसेज में, कहीं यहाँ से कहीं वहां से, अलग अलग जो भी ऑथेंटिक जगह है वहां से आपको, जो भी आपने कोचिंग की हो या जो क्वेश्चन बैंक्स हैं या जो मटेरियल्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो हर जगह से आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। और ऑब्जेक्टिव में तो यही होता है कि आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा के रखो। और बेसिकली स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी फैक्चुअल आते हैं, तो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, और नहीं आते हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता एग्जाम हॉल में। तो बेटर है कि आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा दे दो, तो ये आपको काम आएगा। टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हो। इससे आपके वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, काफी अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम डिमांड करता है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकें, और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में हमेशा रखना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। सुशांत जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू से मैंने हमेशा स्टडी आईक्यू किसी भी जनरल जीएस का पोर्शन के लिए या करंट अफेयर्स के लिए मैंने हमेशा स्टडी आईक्यू पे रिलाई किया है। एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से मुझे ऑर्गेनाइज्ड वे में हमेशा मिल जाता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और ऐसे चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सही दे रहे हैं। लेकिन स्टडी आईक्यू के साथ कभी मैंने जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन की, जहां भी जीएस वाला पोर्शन या करंट अफेयर्स वाला पोर्शन रहा, मैंने वहां पे स्टडी आईक्यू को जरूर रेफर किया। और इंजीनियरिंग मेरा खुद से पहले से मैंने ठीक ठाक कर रखा था, तो उसमें ज्यादा मुझे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। सुशांत, हमें खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। सेशन के एंड में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे जो भी नए एस्पिरेंट्स आने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के लिए? टिप्स तो क्या ही दूंगा, बस मैंने जो चीज फॉलो की है मैं वो मतलब शेयर करना चाहता हूँ। दो चीज मैं कहूंगा, एक एग्जाम स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा इसमें, एक दो चीज मैं जनरलाइज्ड वे में बोलूंगा कि दो चीज जो भी एस्पिरेंट्स आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो इस इंजीनियरिंग का हो या जिस भी फील्ड में आप हो, दो चीजें मैंने खुद में लाइफ में हमेशा जो फॉलो की है कि आप खुद में ऑनेस्ट रहिए, बी ऑनेस्ट विद इन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऑनेस्ट एफर्ट लगाए हैं तो सूनर और लेटर यू विल गेट व्हाट यू विल डिजर्व। और आप और समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू दैट व्हाट यू डिजर्व। अगर आपने एफर्ट सही लगाया है तो आपको रिजल्ट आएगा। जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है कि आपको आपके एफर्ट्स का इनाम ना मिल पाए, ये पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप नेवर हेजिटेट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ। आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना आपका सक्सेस होने का चांस है, प्रोवाइडेड आपने एफर्ट कर रखा हो। ऐसा नहीं कि आप रिस्क लेते जा रहे हो और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है आप कर नहीं रहे हो। तो अगर आपने रिस्क लिया है और उसके अकॉर्डिंग आपने एफर्ट किया है तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। और क्योंकि आज से 10 साल 20 साल बाद आपको हार जाने का दुख फिर भी सहा जा पाएगा, लेकिन कुछ चीज ट्राई नहीं कर पाने का मलाल साथ चला जाता है। तो ऐसा कुछ मलाल रखने का बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में तो कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी करना चाहते हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर जॉब कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेटर नहीं है, कुछ और कर सकता हूँ, तो आप एक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आज से 10 साल बाद आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। रिस्क लेने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, तभी आप कुछ अलग और कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हमेशा ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जब तक आप में है तब तक आप स्टैग्नेंट नहीं है, और जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं शायद इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।